सो गाइस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, क्या पता आपकी पूरी जहन में एक बात जरूर आएगी जब अगर आपका स्पर्म काउंट निल होगा तो इसीलिए आज मैं सेकेंडरी और प्राइमरी एज़ोस्पर्मिया, जिसे मैं बोलूँ कि प्राइमरी एज़ोस्पर्मिया क्या होता है और सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ साथ मैं अपने पेशेंट की जरूर बात बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले पेशेंट की आप रिपोर्ट्स देख लो, जो 0 to 65.5 मिलियन हुए हैं। आप पहले रिपोर्ट्स को देखो। आप चाहो तो इस रिपोर्ट को बिफोर आफ्टर की जो रिपोर्ट है, इसको आप थोड़ा टाइम पॉज कर लेना। क्योंकि पॉज करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद से भी अपने आप को एक होप दे सकते हो जहां पर आपने अपनी होप खो चुके होते। सो गाइज, आपने दोनों ने देखा होगा कि बिफोर आफ्टर में ड्रास्टिक चेंज है। 0 to 65.5 मिलियन, इट्स नॉट अ इजी टास्क, और वो भी सिर्फ 2 महीने में। एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल क्लियर सी चीज़ बताऊंगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया में क्या फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ समझना, प्राइमरी एज़ोस्पर्मिया जो होता है वो हमें पहले से ही, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट टेस्ट से हमारा जो स्पर्म काउंट है वो निल आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा फर्स्ट टेस्ट जो हमारा निल स्पर्म काउंट का आया है, उसके बाद सारे के सारे टेस्ट हमारे नील ही आ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए, वहाँ पर आपने कोई भी मेडिकेशन ले ली, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, आपने होम्योपैथ ले लिया, आयुर्वेद ले लिया, सारे ट्रीटमेंट आजमा चुके हो, उसके बाद भी वो निल ही दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जो प्राइमरी एज़ोस्पर्मिया है तो उनकी कैटेगरी कुछ अलग अलग तरीके से की जाती है। उनकी कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलता है हमें, मैच्योरेशन अरेस्ट का केस। मैच्योरेशन अरेस्ट का केस माने कि जिसकी साइकिल है वो मैच्योर ही नहीं हो रही, मतलब कि एक साइकिल की एक डिवीजन होती है, मतलब कि एक सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब वो वाली पूरी की पूरी साइकिल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जर्म सेल होते हैं, सर्टोली सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स की डिवीज़न होती है। उसके बाद आखिर में जाकर हमें स्पर्मेटोजोआ मिलता है। तो बेसिकली ये पूरी साइकिल जो सेल डिवीज़न की होती है, ये सेल डिवीज़न की साइकिल ही नहीं पूरी ढंग से चल रही, जिसकी वजह से हम मैच्योरेशन के अरेस्ट के केसेस में देखा जाता है। दूसरा केस होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन का केस, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, स्पर्म तो अंदर बन रहे हैं बट बाहर नहीं निकल पा रहे। उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती है, जैसे वास्ट डिफेंस ही नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर कोई ऐसी ब्लॉकेज आ गई है जिसकी वजह से स्पर्म बाहर ही नहीं निकल पा रहा, वो क्या पता आपकी सिस्ट भी हो सकती है। अब एक थर्ड केस आता है, प्राइमरी में ही होता है ये भी, हाइपोगोनाडिज्म का केस, जहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपके हार्मोन्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्पर्म बनाने के लिए। तो ये एक प्राइमरी फेज के अंदर आ जाती हैं चीज़ें, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जो होता है कि वहाँ पर स्पर्म काउंट हमारे बन ही नहीं रहे। अब आती है सेकेंडरी, जहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट्स पहले एक चाइल्ड बॉर्न कर चुके हैं, पेशेंट्स का पहले स्पर्म काउंट आ रहा था, वो ग्रेजुअली करके धीरे धीरे करके कम होने चालू हुए, और उसको कम होने के बाद उनकी जो स्पर्म काउंट है वो नील की तरफ आ रही। तो वहाँ पर सेकेंडरी में माना जाता है कि पहले तो नॉर्मल था, चीज़ें थी हमारे पास, 25 मिलियन थे, 15 मिलियन थे, बट धीरे धीरे करके वो कम हो गए। अब उस बीच में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हो जाती हैं। क्या पता आपका लाइफस्टाइल खराब हो, पहला रीज़न। दूसरा में भी शायद आपके टेस्टिस में कोई ऐसी इंजरी हुई हो जिसकी वजह से उसने स्पर्म काउंट की प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम कर दी हो, या नील के बराबर कर दी हो, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा होकर गया हो शरीर के साथ जो उससे बॉडी स्ट्रेस और डिप्रेशन में काफ़ी लंबे समय से रही है, वो भी दिक्कत दे देता है। या आपकी कोई ऐसी पैथी चली हो, मान लीजिए कि आपने टीबी का ट्रीटमेंट लिया हो या कोई कैंसर की रेडिएशंस ले रखी हो, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी हमारे स्पर्म बनाने की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है या ना के बराबर कर देती है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद में 7th स्टेज बोली गई है कि 7वें पायदान पे हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल को न्यूट्रिशन मिलता है। उसी हिसाब से हमारे जब न्यूट्रिशन हमारी पूरी बॉडी लेने चालू कर देती है तो वो 7th स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से हम सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया के शिकार हो जाते हैं। अब इसमें लाइफस्टाइल भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा सिगरेट और बहुत ज़्यादा आप लिकर वगैरह पीने लग गए हो, डिप्रेशन की गोलियां खाने लग गए हो, एंटीबायोटिक्स बहुत लंबे टाइम तक खाए हैं, और उसके बाद आपकी बॉडी किसी रेडिएशन के थ्रू होकर गई है, कैंसर की रेडिएशन या कोई ट्यूमर की रेडिएशन से भी आपने कुछ लिया हो, तो उसके बाद बॉडी आपकी बॉडी को पहले सपोर्ट करेगी अदर काम करने के लिए, उसके बाद वो स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल बनेगी। तो यहाँ पर ये केसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया में आते हैं, और सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया क्योरेबल है, ऐसी बात नहीं है कि क्योर नहीं हो सकता उसका।
आयुर्वेद में जीतता जाता आपके सामने हमने आपके लिए रिपोर्ट्स लगाई हैं, इसीलिए लगाई हैं कि आपको क्लियर हो कि सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया हीलेबल है, उसको हील किया जा सकता है। सो बेसिकली अगर हम 2 महीने में किसी भी पेशेंट की रिकवरी देख सकते हैं तो इट मीन्स कि आपके अंदर भी इतनी इच्छा होनी चाहिए कि आप अपने आप को क्योर की तरफ ले जा सके थ्रू आयुर्वेद या थ्रू होम्योपैथ। ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ रुख करने में आपको हेल्प मिलेगी इस रिपोर्ट्स को देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि आप रिपोर्ट्स जो हैं वो आप दिखा देते हैं, आप पेशेंट से नहीं मिलाते हैं। तो बेसिकली देखो, इन सारी चीज़ों में, या जिसे मैं बोलूँ कि जिस टाइप का हमारा काम है, उस काम में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि पेशेंट कंसेंट नहीं देता कि मैं आकर आके सामने बात करूं। और बाकी अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे जब चले जाओ, वो सारे के सारे फेक आपको दिखाते हैं कि इनकी ऐसी रिपोर्ट हो गई या वैसी रिपोर्ट हो गई। क्योंकि अगर मैं अपने ट्रीटमेंट की बात करूं या मैं अपने इस ट्रीटमेंट की बात करूं, यहाँ पर अगर हम पेशेंट से ये भी कहते हैं ना कि आप आओ हमारे साथ एक वीडियो बनाओ, तो गिने चुने मुश्किल से मुश्किल आज तक मेरे को जो मिले हैं, जो अपने से आकर गए, वो 20 से 25 पेशेंट ही मिले जो कहते हैं कि सर अब हमारा बच्चा हो गया, अब आप वीडियो बना दो। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में पेशेंट अपना फेस दिखाना ही नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उसको पता है कि फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती है, आगे किसी और को प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी सोशल एनवायरनमेंट जो है वो क्या पता उनको परेशान कर सकता है। सो अगर आपको क्योर होना है, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो या एज़ोस्पर्मिया हो, तो आप क्योर की तरफ जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं ऑल्टरनेट मेडिसिन के थ्रू। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग कि नील स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया के, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और रिपोर्ट शेयर करके उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।